नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोग का पॉलिटी भी चलेगा और ज्योग्राफी भी चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहले ये हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी को हम लोग भूगोल को दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, कितने भाग में? भूगोल को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ तुमको? अरे भाई, संघर्ष सबको करना है जीवन में। संघर्ष किसको नहीं करने पड़ा? एग्जाम्पल बताओ तो हमको। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संघर्ष नहीं करने पड़ा? मोहम्मद गौरी को नहीं करने पड़ा, हुमायूं को नहीं करने पड़ा, बाबर को नहीं करने पड़ा, अकबर को नहीं करने पड़ा, गांधी जी को नहीं करने पड़ा, कि मोदी जी को नहीं करने पड़ा, बुद्ध को नहीं करने पड़ा। प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक, यानी आज तक भी कह सकते हैं 21वीं शताब्दी तक, किसको संघर्ष नहीं करने पड़ा? तुम संघर्ष से क्यों भाग रहे हो? तुम संघर्ष से क्यों भाग रहे हो? संघर्ष तुमको करना ही होगा। संघर्ष के मतलब क्या? जीवन का मतलब ही संघर्ष। तुमको ये जीवन जो मिला है, तुम जन्म लेकर पृथ्वी पर जब आ गए तो उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। एग्जाम्पल, आप पहले छोटा एकदम थे तो कुछ न कुछ बीमारी, फिर उससे बड़ा हुए तो फिर कुछ मारपीट, फिर उससे बड़ा हुए तो पढ़ाई लिखाई का टेंशन, फिर उससे बड़ा हुए तो फिर रिस्पांस, एक जिम्मेवारी आपको मिली। अब क्या करना है? तो संघर्ष तुमको दिन प्रतिदिन करना है। संघर्ष से तुम भाग ही नहीं सकते। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं भूगोल पे। भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी, शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब बात उठती है, प्रश्न अब यह उठता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा को जरूरत क्यों पड़ी? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जरूरत क्यों पड़ी? आप मान लीजिए कि आपका कोई शत्रु है, कोई आपका दुश्मन है, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, इस पृथ्वी पे कहाँ है। तो आपको किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति को माध्यम से आपको पता चला कि 30 डिग्री, पहले ऐसे समझ लेते हैं, पहले आप इस फिगर को देखिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप यहां देखिए। ठीक है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि ऊपर से जो नीचे रेखा आ रही है,
इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो रेखा पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे थे, देखिए ठीक है, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि आपको कोई शत्रु इस पृथ्वी पे है, आपको पता नहीं है कि वो आदमी कहाँ है, किसी के माध्यम से पता चलता है कि वो आदमी इस पृथ्वी पे 30 डिग्री मोटा मोटी पहले समझ लेते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं अभी हम आप लोग को क्या दिखाए थे, बोले कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां है ये आदमी। ठीक है, कहां है, यहां है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने क्या बोला कि पश्चिम से पूरब जो रेखा खींची जा रही है उस रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो रेखा ऊपर से नीचे, अभी ऐसे मोटा मोटी समझे, ऊपर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तार से करेंगे, अभी तुरंत करने जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जो रेखा आ रही है उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो हम लोग क्या था प्रश्न कि हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्यों पढ़ें, क्योंकि अगर इस पृथ्वी पे आपका कोई शत्रु है और आपको पता नहीं है कि वो आदमी कहाँ है, लेकिन किसी के माध्यम से पता चलता है कि वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां तक होगा उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एवं ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा हर एक पॉइंट पे, ये ज्योग्राफी है, ये रटने का चीज नहीं है, ये फिगर से समझिए। और एक बार जो कंसेप्ट क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री देशांतर रेखा के मिलन बिंदु, मध्य नहीं हम बोल रहे हैं, बीच नहीं बोल रहे हैं, मिलन बिंदु पे स्थित है, किसी के माध्यम से पता चला आपको। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि कंप्यूटर में कंप्यूटराइज आप सैटेलाइट फीड कीजिएगा और उस कितना 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पश्चिमी देशांतर कैसे होता है, पूर्वी देशांतर कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि 60 डिग्री देशांतर के मिलन बिंदु, यहां पर क्या है, मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु पर स्थित है। सूचना हम लोग को मिल गई, कंप्यूटर में फिट कर लिए सैटेलाइट और सीधा उस छोड़े, हम लोग उसको क्या किए, लॉन्च किए। ठीक है, दाग दिए, तो वो आदमी के कहां गिरेगा, सीधे सर पे गिरेगा, माथा पे गिरेगा। ठीक है, यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा के माध्यम से पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग ये मोटा मोटी समझे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहले अक्षांश रेखा पे, क्या हम लोग का हेडिंग है, लैटिट्यूड। ठीक है, हम लोग क्या हेडिंग है, लैटिट्यूड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। लैटिट्यूड के मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड के मतलब देशांतर रेखा। ठीक है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग आगे। चलिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी कैसा है, गोल है, जैसे फुटबॉल है वैसे पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, इसको या फिर इसको
भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपको क्लाइमेट समझने में आसान होगी, जलवायु, आपको टाइम टेबल निकालने में आसान होगा, सब इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको बढ़िया से पहले समझते हैं। हमने कहा कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, या इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट रही, देखिए, एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे। ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला भाग के क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है यार, क्या है? इक्वेटर भी जो है एक प्रकार की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री इसको मान लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब बात क्या बनती है कि अब अक्षांश रेखा कहते हैं किसे? अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण, बढ़िया समझिएगा, विषुवत रेखा के यानी इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण, नॉर्थ या साउथ, ठीक है, किसी भी बिंदु से मिलाने वाली, कहां से? विषुवत रेखा के केंद्र से मिलाने वाली कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल, यहां आप मान लीजिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने क्या बोला कि इक्वेटर के यानी विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी बिंदु से मिलाने वाली विषुवत रेखा के केंद्र, विषुवत रेखा के केंद्र को, यानी केंद्र से जो दूरी मिल रही है विषुवत रेखा के केंद्र से, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को अंश में मापते हैं हम लोग, कोण को अंश में मापते हैं। ये कितना हम लोग माने थे? 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग का यह समझना यहाँ पे जरूरी है कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इसको अक्षांश रेखा है, यह हम लोग माने हैं। तो ठीक इसी के अनुसार यानी समानांतर अगर यहां से यहां अगर खींच दिया जाए तो कितना डिग्री होगा टोटल? 20 डिग्री। मैंने क्या कहा अभी? मैंने अभी क्या कहा कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, यानी कोणीय दूरी को मिलाने वाली कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कोण को क्या चीज हम लोग मापते हैं? अंश में मापते हैं। ठीक है, ठीक उसी के समानांतर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? अक्षांश रेखा होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा माने हैं। हमने क्या बोला? इक्वेटर के मतलब पृथ्वी को हम इसको केंद्र मान रहे हैं, बीचे बीच विषुवत रेखा को पृथ्वी को केंद्र मान रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप एक एप्पल लीजिए, सेब लीजिए, और उसका जो बीज होता है वो बिल्कुल उसको बीज जो है उस सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी के 2 बराबर भागों में कौन बांट रही है? इक्वेटर। तो इक्वेटर से हम लोग ले रहे हैं ना, यह हम लोग को मान रहे हैं ना। हम लोग क्या मान रहे हैं? पृथ्वी का सेंटर जो मान रहे हैं, कहां मान रहे हैं? विषुवत के बीचों बीच मान रहे हैं कि केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र है। और किसी भी बिंदु को मिलाने वाली कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा पूरा है, इसको समानांतर जितना भी रेखा होगा वो क्या होगा? अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हम लोग बात करें। ठीक उसी प्रकार यहां भी अगर हम लोग मिलाते हैं, अगर सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से, यानी विषुवत रेखा का जो हम लोग सेंटर माने हैं, पृथ्वी का सेंटर माने हैं बीचों बीच, यहां पे कोणीय दूरी को माने 20 डिग्री, तो क्या होगा? 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला इक्वेटर जो है, विषुवत रेखा जो है,
पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर का जो भाग है यहाँ, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे में जो क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बात है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होते हैं। अब प्रश्न उठते हैं, या दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होते हैं। अब प्रश्न ये बनते हैं, तो प्रत्येक, इसको हटा देते हैं, फिर से समझिए इसको, फिगर को, ये फिगरे पर मेन है। अगर इसको समझ लिया बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से सारा चैप्टर समझ में आएगा, चक्रवात वगैरह सारा समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, गोल नहीं हुआ, फिर से गोल कर लेते हैं, बोर्ड है। ये क्या है, इक्वेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखाएं हैं। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाती है। प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाती है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। देखिए यहाँ पे 90 अक्षांश रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा खींची जाती है प्रत्येक 1 डिग्री पे। ध्यान रहे, प्रत्येक 1 डिग्री पे, ध्यान रहे, प्रत्येक 1 डिग्री पे अक्षांश रेखा खींची जाती है। गुड। इक्वेटर है 0 डिग्री। ऐसे ऐसे कितने रेखा खींचे जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। तो 90 कितना होता है? अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बैठेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है कुल, तो 90 कितना हुआ? 180, 180। ठीक है, लेकिन हम लोग का अभी एक रेखा और बचा हुआ है। विषुवत रेखा भी तो एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। तो 180 + 1 बराबर कितना? 181। इसको नोट करो, इसको नोट करो, फट से नोट करो। हटाते हैं इसको। चलिए, अब बात होती है कि प्रत्येक 1 डिग्री पे जो हम लोग अक्षांश रेखा खींच रहे हैं, इसकी दूरी कितनी होती है? जो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ये दोनों का बीच का जो दूरी है, ये कितना होता है? तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर यानी 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा पे है, विषुवत रेखा पे, और ये 1 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? कोई व्यक्ति होगा तो, अगर ये कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, यहां कोई खड़ा है व्यक्ति, इक्वेटर से यहां तक की बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा, यहां है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा। अब कोई व्यक्ति 2 डिग्री पे है, खड़ा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 111 गुना कर लीजिए यहाँ पे, 111 × 2, तो कितना होगा? 222 किलोमीटर। ठीक है, 222 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी का? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन बनती है कि 181 रेखा हो गया अक्षांश रेखा टोटल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर। अब क्वेश्चन बनता है कि
दोनों के बीच की भी दूरी हम लोग पढ़ लिए कि 111 किलोमीटर होता है। लेकिन अब जो बात बनती है, यहां से सवाल उठता है कि सबसे बड़ी रेखा कौन होगी। सोचिए, एक बार फिगर को देखिए आप लोग, तो सबसे बड़ी रेखा कौन होगा? इक्वेटर होगा। देखिए सबसे लंबा कौन है? इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत रेखा है। जैसे जैसे विषुवत रेखा के ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, वैसे वैसे अक्षांश रेखा की क्या हो रहा है? लंबाई जो है कमती जा रही है। देखिए सबसे लंबा हो गया विषुवत रेखा, इसके बाद देखिए ई कुछ छोटा हो गया, उससे इससे कुछ ई छोटा हो गया, इससे कुछ ई छोटा हो गया, ए 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 छोटा हो गया। यानी ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तरी गोलार्ध में हुआ, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, यानी ऊपर में मैंने बोला था कि नॉर्थ पोल और नीचे में बोले थे साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी अगर हम लोग अभी पढ़े 181, तो सबसे लंबा रेखा कौन होगा? सबसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्लियर। और सबसे छोटा कौन होगा? देखिए यहां पर 90 अक्षांश रेखा नहीं खींचा जा सकता है। क्योंकि बोर्ड है। तो सबसे लंबा रेखा कौन होगा? इक्वेटर विषुवत रेखा, और सबसे छोटा होगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में हो। वो रेखा जो 90 डिग्री जो होता है, वो रेखा ना होकर एक पॉइंट के रूप में होती है। यानी पॉइंट का मतलब एक बिंदु के रूप में होती है, क्लियर। उत्तरी ध्रुव में भी एक बिंदु के रूप में होती है और दक्षिणी ध्रुव में भी है। यानी 90 डिग्री यहां पे होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यहां पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ना कि 90 90 180 और एक इक्वेटर 181। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि सबसे लंबी रेखा इक्वेटर, सबसे छोटा रेखा कौन होगा? 90 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि ये रेखा के रूप में न होकर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में बिंदु के रूप में हो जाती है। तो आपको बुक में यह भी मिलेगा कि 179 होता है। कैसे? 180 माइनस 90 हम लोग जोड़े थे ना, 90 और 90 180 जोड़े थे, एक ई जोड़े थे 81। तो 90 और 90 में ई पॉइंट के रूप में हो गया, बिंदु के रूप में हो गया, ये भी बिंदु के रूप में हो गया, रेखा के रूप में ना होकर बिंदु के रूप में हो गया, क्लियर। तो 180 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 179। ये नोट करो, इंपॉर्टेंट था समझना। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे सोल्व करना, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे सोल्व करना, ठीक है। फट से नोट करो। चलिए इसको मिटाते हैं। इक्वेटर, ठीक है। अब यहां से और समझना जरूरी हम लोग का है। प्रश्न अब यहां से और बनते हैं कि यहां तो क्लियर हो गया कि इक्वेटर के जो ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे को जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा भाग, क्लियर। गोलार्ध के मतलब गोला का आधा भाग, ठीक है। तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। अब सवाल बनती है कि अक्षांश रेखा जो हम लोग पढ़े हैं वो अक्षांश रेखा के रूप में न होकर, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए एकदम इस बात को। अक्षांश रेखा जो हम लोग पढ़े वह रेखा अक्षांश रेखा के रूप में न होकर वह वृत्त के रूप में हो जाती है। यानी वृत्त अक्षांश रेखा भी कहते हैं उसको। कैसे? एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप एक फुटबॉल ले लीजिए, आप फुटबॉल पर
इस पेन से ऐसे ऐसे कीजिए, उस पर अक्षांश रेखा खींचिए। तो पेन बॉल जो है, बॉल पर यानी गेंद पर जो होगा फुटबॉल पे, वो अक्षांश रेखा के रूप में ना होकर वो गोल हो जाएगा, वृत्त के रूप में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, अक्षांश रेखा रेखा के रूप में ना होकर एक वृत्त के रूप में हो जाती है, यानी इसको अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ अक्षांश रेखा को विशेष नाम दिया गया है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 23.5 डिग्री उत्तरी, यहां एन कर देते हैं, एन से नॉर्थ होता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी साउथ। ठीक है, इसका मतलब साउथ। ठीक है, को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। लिखो यहां, कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, चूंकि पहले हमने बोल दिया है कि इक्वेटर का जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फट से। चलिए, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सूर्य का जो किरण है, सन का जो किरण है, वो किरण ऐसा समझिए, एक आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, आप टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च को आप सन मान लीजिए, यानी सूर्य मान लीजिए। तो ये जो टॉर्च आप जो लाइट मारिएगा तो सबसे ज्यादा कहां आएगा? देखिए किस क्षेत्र पे आ रहा है, 23.5 डिग्री पे आ रहा है उत्तरी अक्षांश पे, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? तो सूर्य की किरणें जो है 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, वहां पे सूर्य का किरणें सीधा लंबवत पड़ती है, तिरछी न होकर लंबवत पड़ती है, यानी सीधा पड़ रहा है। देखिए, लंबवत न होकर क्या पड़ रहा है, तिरछा न होकर लंबवत पड़ रही है। क्लियर? उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, वहां पे भी सूर्य की किरणें तिरछी न होकर लंबवत पड़ रही है। ठीक है, लंबवत। ऐसे लंबवत कहने का मतलब यह हुआ कि जब लंबवत किरणें सूर्य की पड़ेगी तो हम लोग का सर पे आएगा सीधा, और सर पे आने का मतलब हुआ कि जब हम लोग 12 बजे चलेंगे रोड पे तो हम लोग को परछाई गायब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं लंबवत। आप ऐसा समझिए सीधा ठेठ में। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको मकर रेखा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तर में जो है उसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री का मकर रेखा। क्यों कहते हैं? सूर्य की किरणें सीधा लंबवत यहां पड़ती है, यानी विषुवत रेखा से साल में एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है सीधा लंबवत, और 23.5 डिग्री से पुनः इक्वेटर की ओर वापस आ जाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में सीधा लंबवत पड़ती है। पुनः गौर से सुनिएगा, पुनः फिर वापस विषुवत पर पहुंच जाती है। साल में एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है,
पुनः वापस विषुवत रेखा पर लौट आती है। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, पुनः वापस विषुवत पर पहुंच जाती है साल में एक बार। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ जब गर्मी होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, हम लोग कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। अब सवाल यह उठता है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? तो आप लोग के अब एटलस लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, उसको आप लोग लेके इसको स्टडी कीजिएगा। अक्षांश और देशांतर रेखा आप लोग का होमवर्क रहा क्या कि कर्क रेखा पर कितना देश स्थित है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से मैंने लिख दिया है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आप लोग खोजिएगा। विषुवत रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है, कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ये आप लिखिएगा। देखो ये सब ज्योग्राफी का जो चीज है खुद अपने से कुछ स्टडी कीजिए, मैं आपका दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार मकर रेखा पर कितने देश स्थित है, कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो इतना नोट करो। चलिए, तो हम लोग का अक्षांश रेखा हम लोग का आज समाप्त हुआ। ये हम लोग आज समझे पूरा विस्तार से। इसमें कुछ और है, क्या है? कुछ और अक्षांश रेखा को विशेष रूप से नाम दिया गया है। जैसे इसको हटाते हैं, जैसे आप लोग ऐसे मानिए कि 30 डिग्री से 35 डिग्री, यहां हम लोग मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इसको कितना मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, 35 डिग्री। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं कितना, 35 डिग्री। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट। दक्षिणी गोलार्ध में इसे हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है। क्या? उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है। ठीक है, लिखो फट से। उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में भी कहा जाता है। कितना से कितना के बीच? 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के मध्य के बीच। ठीक है, वो दोनों के बीच का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में भी सेम नाम है। ये दोनों को बीच का जो क्षेत्र है क्या कहा जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? और यहाँ पे प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी एरिया में चक्रवात जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्यों कही जाती है? क्योंकि 23.5 डिग्री अभी हम लोग पढ़े थे, 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे सूरज की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है साल में एक बार। अब पुनः कर्क रेखा से वापस आती है विषुवत की ओर, अब विषुवत से यहाँ मकर रेखा पे चले आती है और पुनः विषुवत पर लौट जाती है।
तो लंबवत के बाद फिर क्या हुआ कि सूरज की किरणें तिरछा पड़ने लगी, यानी वहां पे उतना प्रकाश नहीं गया। ऐसे तो सूरज का प्रकाश सभी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग 30 से लेकर 23.5 डिग्री से जब ऊपर हो गया तो वहां पे सूरज की किरणें लंबवत ना होकर तिरछी ना होकर लंबवत पड़ने लगती है। तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का जो क्षेत्र होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर प्रति चक्रवात की क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर। तो हम लोग को आज जो है अक्षांश रेखा के भाग 1 देख लिए हैं, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा हम लोग आज बहुत विस्तार से देखें, ठीक इसी प्रकार हम लोग देशांतर रेखा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, और आप लोग को एक सूचना दे दें कि हम लोग का जो पॉलिटी की क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा और साथ साथ में ये भी चलता रहेगा, अल्टरनेट चलता रहेगा। कि देखिए कुछ कुछ बीच बीच में काम आ जाती है, इसकी वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन क्लास ही रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और आप लोग यूट्यूब में जाइएगा, धूपेंद्र स्पेस जीएस एक साथ कर लीजिएगा, जीएस एक साथ स्पेस क्लासेस यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आप लोग का नाम आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक लोग हम लोग विदाई लेते हैं हम लोग आपस का। ठीक है, थैंक यू सो मच।